तो बच्चों आगे देखते हैं सिनैप्स। देखो अभी हमने पढ़ा सिनैप्स के बारे में, तो सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स के बारे में देखते हैं। देखो सिनैप्स या साइनैप्स क्या होता है, ये एक बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, टू न्यूरॉन्स में भी क्या होते हैं, देखो एक न्यूरॉन है ये, ठीक है, आप बस अभी इसको ऐसे ही समझना, एक न्यूरॉन ये, दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स ये, इसके नर्व एंडिंग ये, तो इनके बीच में एक जो ये माइक्रोस्कोपिक गैप, जो छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है, दैट इज सिनैप्स। ठीक है, ये जो सिनैप्स होता है इसका रोल क्या होता है, इस सिनैप्स का, इस सिनैप्टिक गैप का सिर्फ एक ही रोल होता है, जो ये इंफॉर्मेशन है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना। आई बात समझ में? कैसे, देखो देखो अभी तक जो ये थ्रू, अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी वो किस फॉर्म में थी, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में थी। ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट में जाके हमने देखा ये क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिकल नॉब्स, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक पहुँचती है तो ये सिनेप्टिकल नॉब से इन केमिकल्स को रिलीज करती है, और ये रिलीज कहाँ पे होता है, उस गैप में, ये जो गैप है सिनेप्टिकल गैप, यहाँ पे ये केमिकल रिलीज होता है। ये इंफॉर्मेशन कौन सेंस करता है, नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स सेंस करते हैं, और फिर वही प्रोसेस चलता है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ जो सिनैप्स है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल आई थी वो केमिकल में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद वो दोबारा से जो सेकंड न्यूरॉन है वहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे सिनैप्स जो है उसमें सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, कहाँ से कैसे, इलेक्ट्रिकल से केमिकल से, और फिर केमिकल से दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, और दो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो बारीक सा माइक्रोस्कोपिक गैप है, दैट इज synapse. The role of synapse is to transmit the electrical impulse from one neuron to another. At a synapse, the electrical impulse causes the release. देखो synapse में यानी कि जहाँ पे वो synaptical knobs present हैं वहाँ से लेकर वो स्पेस जो, हाँ, दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो गैप है इन दोनों के बीच में, वहाँ क्या हो रहा है, एट अ सिनैप्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉजेज द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अब एक्सॉन से होता हुआ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया था वो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराएगा फ्रॉम द नर्व एंडिंग, ये टी है बच्चों, फ्रॉम द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग पे वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो केमिकल्स रिलीज कराएगा। These chemicals cross the synaptic gap. Synaptic gap क्या था, ये वाला जो गैप था, this was synaptic gap, कि ये जो केमिकल्स हैं वो इस गैप को यहाँ से और यहाँ तक क्या करते हैं, इस गैप को खत्म कर देते, क्रॉस कर देते हैं, एंड रीच डेंड्राइटिक टिप, कहाँ पहुँच जाते हैं, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जो हैं उनकी टिप पर पहुँच जाते हैं, जनरेटिंग अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन दैट न्यूरॉन, जिससे क्या हो रहा है, एक न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, नेक्स्ट न्यूरॉन में। नाउ आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, आपको अब समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप, मुझे लगता है, बखूबी कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है, व्हाट इज साइनैप्स, अभी जो हमने पढ़ा क्या है साइनैप्स, साइनैप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएटेड इन अ नर्व सेल, and what is the role of synapse in this context?
देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस वही आएगा जो ये अभी हमने ये जो चार्ट पढ़ा था, दिस चार्ट, कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन आएगा इसके अंदर बच्चों कि हाउ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड इन अ नर्व सेल, जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है कैसे क्रिएट होती है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइनेप्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो साइनेप्स का इसमें क्या रोल है। तो ये जो अभी हमने पूरा समझा साइनेप्स का, आपको इसके अंदर ये लिखना है। अच्छा, कब कब आया था ये क्वेश्चन? 2015, 19 एंड 25 में आया था बच्चों, 26 में नहीं आया है, तो 27 में आने के चांसेस है, बिल्कुल है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। बच्चों देखो हमारे अंदर कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमको पढ़ना है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स से क्या होता है, कोई भी जो सेंस है, सेंस ऑर्गन उसको सेंस करता है किसी भी स्टिमुलस को, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है माइंड तक, ब्रेन तक, या CNS तक जिसे बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन जो आती है उस पर एक्ट करता है कौन? इफेक्टर, यानी कि हमारी जो कोई इफेक्टर मसल होगी उससे रिलेटेड, वो उस पर एक्ट करता है। तो न्यूरॉन्स का रोल अभी हमने पढ़ा इसमें, नर्व सेल्स, ठीक है, जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं CNS की, ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम उसकी। तो इसमें क्या चल रहा है, कितने तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है? एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एक इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं देखो, आपको देखो नाम से ही पता चल जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हम किसी स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं, जहाँ से रिसेप्टर जो है सेंस कर रहा है किसी भी स्टिमुलस को, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, लाइट हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? स्टिमुलस को सेंस कर रहा है। तो जहाँ पे वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं? सेंस करके इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं और कहाँ पहुँचा रहे हैं? माइंड तक। तो वो न्यूरॉन्स कैसे होंगे? जो इंफॉर्मेशंस को लेकर आ रहे हैं रिसेप्टर से और पहुँचा रहे हैं कहाँ तक? माइंड तक। ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही बताया मैंने अभी आपको, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं किसको? इंफॉर्मेशन को। कहाँ से कहाँ? रिसेप्टर से लेके CNS तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। देखो मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं? अब देखो बच्चों, इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई कि एक गरम चाय की प्याली है और उसको मैंने टच किया, बहुत गर्म थी, मैंने हाथ हटा लिया, तो टच करके रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पहुंचाई? मेरे CNS तक, यानी कि हमारे माइंड तक। अब माइंड ने जो बदले में रेस्पॉन्स शो किया, तो वो रेस्पॉन्स किसके थ्रू आया? जो मैंने हाथ हटाया, वो जिसके थ्रू आया वो न्यूरॉन्स कहलाए मोटर न्यूरॉन्स। लेकर कौन से गए? सेंसरी न्यूरॉन्स। और बाद में लेकर कौन आए? मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि इफरेंट न्यूरॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ मसल और ग्लैंड या कोई भी बॉडी ऑर्गन पार्ट, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन को CNS से, यानी कि या तो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाएंगे? इफेक्टर तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स, या इनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन। बच्चों देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा रिले न्यूरॉन्स। रिले रेस आपने सुना होगा। रिले रेस क्या होती है? रिले रेस में 4 जो हैं रनर होते हैं, एक एक मशाल लेके भागते हैं। पहले एक भागता है, फिर वो दूसरे को पकड़ाता है, फिर दूसरा भागता है, फिर वो तीसरे को पकड़ाता है। ऐसे करके रेस जीती जाती है। जो सबसे पहले भागकर पहुंच जाता है वो रेस जीत जाता है। तो ये टीम वर्क है। तो इसी तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चल रहा है ना, इंफॉर्मेशन लाना और ले जाना, ये भी किसका है? टीम वर्क है। किन किन न्यूरॉन्स का? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स। बीच में बच्चों, बीच में एक ऐसा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाता है। कहाँ से? ब्रेन से। वो जो प्रोसेस कराने वाला न्यूरॉन है ना बच्चों, दैट इज इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, यानी कि दे कनेक्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। इनका काम क्या होता है? सेंसरी से लेकर आए इंफॉर्मेशन तक, कहाँ पहुँचाई? ब्रेन तक। ब्रेन से रिस्पॉन्स लिया, कहाँ पहुँचाया? अपने मोटर न्यूरॉन तक। तो बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। किस किस के बीच में? सेंसरी न्यूरॉन के बीच में एंड
मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बच्चों देखो वर्ड को ब्रेक करो, न्यूरो, ठीक है, न्यूरो का मतलब क्या होता है, नर्व, और मस्कुलर मतलब मसल, यानी कि नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच का पॉइंट, मतलब उनके कनेक्शन का पॉइंट, दैट इज जंक्शन। यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन। देखो अभी हमने साइनेप्स पढ़ा था, वो साइनेप्स कहाँ प्रेजेंट थे, दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट थे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन ही न्यूरॉन है बॉडी में, ठीक है, कहीं तो वो किसी मसल से भी अटैच्ड होती हैं। तो जहाँ मान के चलो कि ये मेरे न्यूरॉन का ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है, तो ये जहाँ पे टच कर रही है जिस मसल को, ये मान लीजिए आप ये मसल है, तो यहाँ जो टच कर रही है, तो इन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ अ मोटर नर्व एंड अ मसल। मोटर नर्व, देखो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नर्व कैसी होगी, मोटर नर्व होगी। क्यों? क्योंकि मोटर नर्व ही तो क्या करेगी, वो जो इफेक्टर मसल जो होगी वो ही तो रिस्पॉन्स शो करेगी और हम अपना हाथ पीछे खींचेंगे। तो मोटर नर्व का ही यहाँ पे रोल होता है। इट इज़ द साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल सेल। तो यहाँ पे भी केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, ये साइनेप्टिकल नॉब्स है, ठीक है। इसके और इस मसल के बीच में भी ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये आप जो देख रहे हो, ये जूम करके दिखाया है एक, ये क्या है, सिनेप्टिकल नॉब। यहाँ पे ये क्या इसके अंदर फील्ड है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे और मसल के अंदर जो उसको रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट होंगे, वो उस केमिकल को सेंस करेंगे और बाकी बाद में रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करता है कैसे, केमिकली ही कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, मोटर नर्व की एंडिंग के बीच में और मसल के बीच में। तो ये क्या है, एक कनेक्शन है बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मसल। तो एनिमल्स का नर्वस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज विच वी हैव स्टडी इन क्लास 9th। बिल्कुल हम पढ़ के आ चुके हैं सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। यानी कि कोई गर्म चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है तो वो डेंजरस भी हो सकती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हमें ये पता भी करना है कि भैया वो ठंडी है, ये गर्म है, और उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स भी शो करना है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है हॉट है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये किससे पता चलता है, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उनके टिप्स जो है उनसे पता चलता है वो, क्योंकि नर्व सेल्स कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती हैं। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। मोस्टली ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, आँख, नाक, कान, स्किन, यहाँ पे लोकेटेड होती हैं ये नर्व्स, सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, ऑर्गन्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। Olfactory receptors will detect smell. This information acquired at the end of dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. ये पूरा जो कंडक्शन अभी हमने पढ़ा था नर्व इम्पल्स के बारे में, उसके बारे में बताया हुआ है। This impulse travels from the dendrite to the cell body. केमिकली वो किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है डेंड्राइट से होते हुए कहाँ पहुँची, सेल बॉडी में पहुँची, एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। और एक्सॉन से होते हुए, एक्सॉन क्या है, उस न्यूरॉन की टेल है, वहाँ से होते हुए कहाँ पहुँची, लास्ट में एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। जो साइनेप्टिकल नॉब से वहाँ से क्या रिलीज करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप एंड साइनेप्स। वो केमिकल्स उस गैप को, ठीक है, साइनेप्टिक गैप को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और दोबारा से वही
जो कंडक्शन हमने पढ़ा था नर्व न्यूरॉन में वो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland. ये तब तक ट्रांसमिट चलता रहता है जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर ग्लैंड तक नहीं पहुंच जाते. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part to the of the body to another. यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू. देखो ये वो वही क्वेश्चन है. देखो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो सीबीएसई वालों ने उठाकर एज इट इज़ दे दिया. इसलिए मैंने कहा आपको कि एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है. एनसीईआरटी की रीडिंग करो, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले. 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी तो हम दे रहे हैं. तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल एंड ऑनवर्ड ट्रांसमिशन. ये सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. अब बच्चों हम आ जाते हैं एक्शंस के बारे में. हमारी बॉडी के अंदर हम जो एक्शंस देते हैं या हमारी बॉडी में जो एक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं. देखो अभी इस एक्शन को तो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. हम कहते हैं कि दो तरह के एक्शन होते हैं. कौन कौन से? एक तो वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या डिफरेंस है पहले ये देख लेते हैं. देखो वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कंट्रोल होते हैं हमारी खुद की इच्छा से. जैसे मैं यहाँ पे मेरी इच्छा से पढ़ा रही हूँ, मैं मेरी इच्छा से बोल रही हूँ, मैं मेरी इच्छा से चल रही हूँ, खा रही हूँ, गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ. व्हाटएवर आई एम डूइंग ये मैं मेरी विल से कर रही हूँ. तो जो मैं मेरी इच्छा से कर रही हूँ ऐसे जो भी मेरे एक्शंस हैं दीज आर वॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है. जबकि इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट, जो मेरी इच्छा से नहीं होते. वो एक्शन जो मेरी इच्छा से नहीं होते, मेरे ना चाहते हुए भी वो होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शंस. अभी पढ़ेंगे क्या. देखो जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना बच्चों, यानी कि जिसमें मैं अपनी मर्जी शामिल करूंगी वहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. थिंकिंग मतलब कि मेरी सोच. मैं सोचूंगी मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. तो थिंकिंग इज इन्वॉल्व. ठीक है. ब्रेन इज इन्वॉल्व हेयर. यहाँ पे थिंकिंग जो है वो किससे है? ब्रेन से है. तो ऑफकोर्स ब्रेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है. जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग एट्सेट्रा. यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं अपनी खुद की इच्छा से, दीज ऑल आर वॉलेंट्री एक्शंस एंड थिंकिंग इज इन्वॉल्व एंड ब्रेन इज इन्वॉल्व. अब हम आ जाते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन पे. एक्शंस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जो हमारी खुद की इच्छा से नहीं हो सकते. सोचो कौन कौन से ऐसे एक्शंस होंगे जो आपकी इच्छा से नहीं होते होंगे. बच्चों सबसे पहला बर्थ, कंसीव करने के, जब भी मदर कंसीव करती है उसमें 1 मंथ के बाद जब वो कंफर्मेशन होता है कि मदर इज़ प्रेग्नेंट, तो क्या होता है? डॉक्टर सबसे पहले क्या करवाता है? सोनोग्राफी करवाता है. और सोनोग्राफी में वो क्या देखता है सबसे पहले? सिर्फ और सिर्फ कि हार्ट इज़ पंपिंग और नॉट. तो हार्ट जो है दैट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट शोज इनवॉलेंट्री एक्शंस. यानी कि हमारा जो हार्ट है धड़क रहा है, कितना तेज धड़क रहा है, कितना धीरे धड़क रहा है. क्या हम रात को सोते टाइम इसको स्विच ऑफ करके सो जाएं? क्या हम ये सब कर सकते हैं? क्या ये सब हमारे कंट्रोल में है? नहीं है. तो हार्ट का धड़कना, बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, पंपिंग ऑफ हार्ट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो वो जो कंट्रोल वाली चीज़ है हमारी हार्ट के ऊपर है ही नहीं. सेकेंड कि अभी आपने खाना खाया, ठीक है, अभी हमने लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हमारा जो ईसोफेगस है वो. तो क्या आप कुछ खाओ और आप कहो कि नहीं भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करना, जबकि हमने ये क्या पढ़ा था? पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. हम ये कहें कि नहीं, हमारे आज स्मॉल इंटेस्टाइन नाराज़ होकर बैठ गई है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करेगी. ईसोफेगस नाराज़ होकर बैठ गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करेगा.
तो क्या मानेगा क्या? नहीं भाई, करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्शंस कैसे हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनके ऊपर हमारा कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, कि अगर हम चाहें भी ना, सोच के भी कि नहीं हर्ट तू बंद हो जा, धड़केगा नहीं, तो वो धड़कना बंद नहीं करेगा, फिर भी धड़केगा। तो थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इज इन्वॉल्व। अब आप कहोगे कि मैडम थिंकिंग तो इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है? बेटा ये दिल और दिमाग का खेल है, ये आपके और मेरे समझ के बाहर है। तो ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। कैसे रहता है? इनडायरेक्टली रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तेज तेज धड़कने लग जाता है दिल, जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, प्रेशर आ जाता है, तो दिल धड़कता तेज है ना, पंप ज़्यादा करता है। क्यों भाई? हमने कोई कहा? क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए बस। तो ब्रेन क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो पंप जो ब्लड जो है, सर्कुलेशन जो हमारे पूरी बॉडी में शो कर रहा है, दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये सब क्या है? ये अच्छा, स्नीजिंग हो गई है ना, स्नीजिंग अभी हम पढ़ेंगे, वो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है, बाद में आएगा। अभी आप यहाँ तक के इनवॉलेंट्री एक्शंस आपको समझ में आ गए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड टाइप के एक्शन में, विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मैडम? देखो समझो, कभी भी कोई सडन, ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि सडन हो रहा है, क्विक हो रहा है, क्विक है, सडन है और बिना सोचे समझे हो रहा है, ऐसा एक्शन कैसा कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मैं आपके पास आके ऐसे घूसा मारूं, तो आपकी आइज ब्लिंक करेंगी, भले ही मैं आपके सामने नहीं हूं, ठीक है। तो ये किस टाइप का एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। अब अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे बहुत धूल है, तो ना चाहते हुए भी आप स्नीज करोगे, छींक आएगी, ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, कि आपकी बॉडी के ऐसे एक्शंस जो सडन है, क्विक हैं, इमीडिएट हैं, तो ऐसे एक्शंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक से होते हैं, इनको भी हम ना चाहकर भी हम इसे कंट्रोल, हम चाहकर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं? इनवॉलेंट्री में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। अब भैया आप चले गए, कहाँ चले गए? धूल में, जहाँ बहुत डस्ट हो रही है, और आप कहो कि नहीं छींकना नहीं है, आपको बहुत ज़ोर से छींक आ रही है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं छींकना नहीं है, छींकना नहीं है, तो क्या आपकी बात सुनी जाएगी? क्या नहीं भाई, बॉडी तो जो है रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो स्नीज करेगी, छींकेगी, खांसेगी, तो दैट कम्स अंडर कि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन भी इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है भैया, क्योंकि ऐसे जो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमने अभी अब आप क्या पढ़ा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड था और ब्रेन था। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, फिर वापस रिस्पॉन्स शो होगा, तब तक बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि कुछ एक्शंस कैसे होते हैं? क्विक होते हैं, उनको क्विकली लेना होता है, तो वो काम कौन संभालता है? स्पाइनल कॉर्ड संभालता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ही उन एक्शंस का, रिफ्लेक्स एक्शंस का क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचेस एन हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत गर्म जलता हुआ कोई कुकर रखा है, मैं उसके पास गई और मेरे को लगा कि ऐसे नॉर्मल रखा और मैंने टच किया तो भाई जला, उससे पहले मैंने हटा लिया, ठीक है, और वो हॉट, पाइपिंग हॉट था। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्यों हटा लिया? क्योंकि कहते हैं ना, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर मेरी बॉडी ने ये सेंस कर लिया कि ये हॉट है, और प्रोसेस को पूरा होने में, हालांकि जो एक्शंस होते हैं काफ़ी क्विक होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेन का भी पार्ट खत्म कर दिया स्पाइनल कॉर्ड ने कि मैं अपने आप संभाल लूँगा, मैं अपने आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। यानी कि अगर हमको जब पता चल गया कि इस गर्म चीज़ को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो अगली बार हम उसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन किसको दे दी है? हमारे ब्रेन को। किसकी फॉर्म में? मेमोरी की फॉर्म में। आई बात समझ में? स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स इनटू नोज। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन की?
Reflex actions can be defined as rapid, unconscious, immediate, automatic and involuntary response of our body to a stimulus. किसी भी stimulus को ये quick actions जो शो करता है, ऐसे actions क्या होते हैं? Reflex action, जो कि controlled by spinal cord होता है। बच्चों important question है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? क्या ब्रेन करता है? बिल्कुल नहीं। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? फायदा क्या है? एज इट इज फास्ट एक्शन। देखो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि हम अचानक से जो है फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, तो फास्ट एक्शन है। It enables the animal to respond immediately to the harmful stimuli so that no harm is caused to it. यानी कि फटाक से रिस्पॉन्स शो कर देना और फटाक से उसके बदले में रिस्पॉन्स शो करके उस स्टिमुलाई से बच जाना, ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये इसका सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या है? देखो, विड्रॉल ऑफ हैंड सडनली फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट और इफ इट गेट्स प्रिक्ड, यानी कि मैंने आपको ऐसे छुरा चुबाने की कोशिश की, ठीक है, या फिर एक पिन चुबाने की कोशिश की तो आपने फटाक से हाथ हटा लिया। मैंने ऐसे चांटा लगाने की कोशिश की तो आपने पहले ही मुंह इधर कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग, खांसना, छींकना, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स व्हेन सम पार्टिकल्स एंटर द आई, शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड, थर थर कांपते हैं। ये कब कांपते हैं हम? जब बहुत तेज़ ठंड पड़ रही हो या फिर किसी से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है। तो ये जो शिवरिंग होती है ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, देखो प्रोसेस क्या है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो क्या था? प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और ये क्या है? प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर है? दी स्टिमुलाई, जब भी कोई स्टिमुलस सेंस करता है, कौन? हमारा रिसेप्टर, उसको कौन लेके जा रहा है? रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन जनरेट इम्पल्स। न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं। रिसेप्टर ने क्या किया? स्टिमुलस को सेंस किया, उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में किसने कंडक्ट किया? सेंसरी न्यूरॉन्स ने। दीज इम्पल्स रीच टू दी स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, कौन कर रहा है इसका करता धरता कौन है? होम मिनिस्टर कौन है इसका? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहाँ पहुँच रही है इंफॉर्मेशन? स्पाइनल कॉर्ड में। द रिले न्यूरॉन, 3 तरह के न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, सेंसरी, रिले एंड मोटर। रिले न्यूरॉन क्या करेगा स्पाइनल कॉर्ड में? पासेस सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा और उससे रिस्पॉन्स लेके किसको दे देगा? मोटर न्यूरॉन्स को। फिर द मोटर न्यूरॉन्स पास द सिग्नल्स फॉर रिस्पॉन्स टू दी ऑर्गन दैट नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। उस ऑर्गन को जिसको ज़रूरत है क्या करने की? रिस्पॉन्स शो करने की, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ हटाने की। वो कौन पास करेगा? मोटर न्यूरॉन। किसको देगा? इफेक्टर को देगा। द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। ये जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सारा किया था स्पाइनल कॉर्ड का है, लेकिन ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है फॉर फ्यूचर पर्पस मेमोरी की फॉर्म में, बट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी, आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। खुद के एक्सपीरियंस से तो सीख ही लो, आप दूसरों को देखकर भी सीखो, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। PYQ, पाथ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो बच्चों, पाथवे, फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें? CBSE के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जो कॉपी चेकर होता है ना उसको चाहिए प्रेजेंटेशन। अगर आपने पैराग्राफ बना के लिख दिया ना, उसके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरे पैराग्राफ में आपने कहीं एक वर्ड सही लिखा हो तो हो सकता है उसकी आंखों से बच जाए। पर फुल मार्क्स के लिए फ्लो चार्ट में आंसर लिखना आज से शुरू कर दो, पॉइंट्स में आंसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम पैटर्न उसका कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हो रहे हैं उनमें सब में पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो पाथ क्या होता है? देखो पाथ अभी हम सब समझ ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं, एक बार खुद बना लेते हैं। क्या पाथ है? देखो बच्चों,
देखो सबसे पहले क्या आएगा, कोई स्टिमुलस आएगा, क्या होगा, कोई स्टिमुलस होगा। उस स्टिमुलस को कौन सेंस कर रहा है, रिसेप्टर। मैडम आपने पढ़ाया था, कौन सेंस कर रहा है, रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से उसको आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, न्यूरॉन्स। किस टाइप का मैडम, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा है, सीएनएस तक। ठीक है, कहाँ लेके जा रहा है, सीएनएस तक। लेकिन अगर बात हम करें खाली रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व है, ओनली स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा बच्चों, अब स्पाइनल कॉर्ड में देखो यहाँ पे एक चीज जो आ जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पे एक और क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स, है ना। रिले न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा देंगे, मोटर न्यूरॉन्स में, और मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इफेक्टर मसल तक। कहाँ जाएगी, कोई भी इफेक्टर मसल या इफेक्टर ग्लैंड है वहाँ तक। ठीक है, और उसके बदले में हम क्या शो कर देंगे, रेस्पॉन्स शो कर देंगे। आगे बात समझ में, ये है इसका फ्लो चार्ट रिफ्लेक्स एक्शन का। कैसे, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने ग्रैब किया, सेंसरी न्यूरॉन ने आगे रिले किया, ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। रिले न्यूरॉन कहाँ लेकर गया, स्पाइनल कॉर्ड में, और रिले न्यूरॉन ही लेकर आया कहाँ पे, इंफॉर्मेशन को, रिस्पॉन्स को कहाँ, मोटर न्यूरॉन्स ने। मोटर न्यूरॉन्स ने कहाँ पे इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की, टू इफेक्टर मसल या ग्लैंड, और इफेक्टर मसल ने क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में कि अगर बच्चा गर्म चाय है तो हाथ हटा लो। तो ये क्या है, ये पाथ है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन रिफ्लेक्स एक्शंस आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, the information also reaches brain. This helps the brain to record as a memory, record करना, remember करना, याद करने के पर्पज से this event and remember it for future use। और उस चीज़ को हमारा ब्रेन क्या कर लेता है, याद कर लेता है फ्यूचर यूज़ के लिए। देखो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 1.5 साल का हो गया, है ना। 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर उसकी बहुत सारी जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसका मन करता है कि मैं इस पूरे संसार को एक बार में जान लूँ, ठीक है, एक्सप्लोर कर लूँ। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की उसके अंदर क्वालिटी होती है, मैं जाऊँ और एक्सप्लोर कर डालूँ। एक्सप्लोर करने के चक्कर में कई बार झटके भी लग जाते हैं उसको, कई, क्योंकि हमारे स्विचेस जो होते हैं वो कई बार ओपन होते हैं, उनमें वो हाथ भी देता है, अगली बार उसको याद आता है झटका आया था, अगली बार हाथ वो उसके अंदर नहीं डालेगा। या फिर कभी कोई डॉगी है, उसको उसने छेड़ दिया, डॉगी ने गुर्रा दिया, ज़ोर से भौंक दिया, तो अगली बार वो जो डॉगी है उसके पास भी नहीं जाएगा। तो ये पहली बार में उसने क्या किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। रिफ्लेक्स एक्शंस थे, स्पाइनल कॉर्ड ने मेमोरी बना के किसको भेज दिया, ब्रेन में, रिमेंबर कर दिया, उसको याद करा दिया ब्रेन को कि भैया अगली बार ये काम मत करना, नहीं तो बहुत खतरा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन उसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। ब्रेन हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ दिस स्टिमुलस, कि उस स्टिमुलस के लिए क्या अवेयरनेस है वो ब्रेन याद रखता है, एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन अगेन इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन है वो अगर दोबारा से आती है तो उसको याद रखवाता है कि बेटा तूने अगर दोबारा से इस डॉगी को उंगली कर दी तो आपकी बार तो वो खा ही जाएगा, पिछली बार तो बच गया था। ठीक है बच्चों, तो ये इन्वॉल्वमेंट था ब्रेन का। ये जो आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ये डायग्राम, ये इस बार का क्वेश्चन था 2026 का। एज इट इज़ ये डायग्राम था, इसलिए मैं आपके जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के वो यहाँ पर लेकर आती हूँ। क्यों, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। देखो क्या था, हाइड कर रखा था किसको, सेंसरी न्यूरॉन को, पिक्चर एकदम सेम थी, सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स को,
रिले न्यूरॉन्स को, इफेक्टर मसल को, इनको क्या कर रखा था, हाइड कर रखा था और इनको नाम दे रखा था PQRS। और बस क्या पूछा था कि राइट द नेम्स ऑफ PQRS, व्हाट इज P, व्हाट इज Q, व्हाट इज R एंड व्हाट इज S। 2 नंबर का क्वेश्चन था। जिन जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा था वो पूरे 2 नंबर ले आए, जिनने नहीं देखा वो रह गए। देखो P क्या है, यहाँ से ये क्या है, ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर ने रिसीव किया कि ये भैया हॉट पेन है, इसके अंदर कुछ तो गर्म है। रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, आगे भेजा किसने, सेंसरी न्यूरॉन ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। कहाँ भेजा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रिले न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। यहाँ से वापस चले तो ये क्या आ गई, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन ने किसको दिया इन्फॉर्मेशन, इफेक्टर मसल इन द आर्म, कि भैया गरम है हाथ हटा लो। ठीक है, और बदले में हमने हाथ हटा लिया इस हॉट पेन से। तो ये पाथवे भी पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम बना के PQRS के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए डायग्राम्स याद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है रिफ्लेक्स आर्क, क्या है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ नर्व इम्पल्स, किसी नर्व इम्पल्स के द्वारा वो तय किया गया पाथ ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू किसी नर्व इम्पल्स के जनरेट होने पे जो पाथ ट्रेवल किया, दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्स आर्क। इस साल का क्वेश्चन था बच्चों 2026 का। रिफ्लेक्स आर्क्स आर कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। रिफ्लेक्स आर्क जो हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। कैसे, दे स्किप द ब्रेन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग चल रही होती है। अलाउज एन इंस्टेंट रिएक्शन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, और क्या करता है कि जो ये रिफ्लेक्स आर्क है उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करती है, एक क्विक एक्शन देती है। रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम सिग्निफिकेंटली, क्योंकि क्विक एक्शन हो रहा है तो फिर जो टाइम है वो कम कर देता है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम PYQs पे बच्चों। PYQs क्या है, देखो, रवि एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट पैन while cooking and immediately pull his hand away. This rapid response saves him from a severe burn. कि रवि को एक गर्म चीज़ पे हाथ लगा, उसने फटाफट से क्विक रिस्पॉन्स शो किया जिसने उसको जलने से बचा लिया। What is the correct sequence of event when Ravi's hand touches the hot pan unconsciously? तो क्या हो सकता है, जो अभी पाथ जस्ट हमने बनाया था, स्टिमुलस क्या था, रिसेप्टर्स क्या थे, थर्मो रिसेप्टर्स थे, क्योंकि ये कैसा है, हॉट पेन है, हीट और कोल्ड को सेंस करने वाले कौन से रिसेप्टर्स थे, थर्मो रिसेप्टर। लेकर कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक। रिले न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, कहाँ दी वापस, मोटर न्यूरॉन्स में। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ लेकर गए, इफेक्टर मसल तक, और हाथ को उसने हटा लिया। तो ये क्या है, सीक्वेंस आपको ये पाथवे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना देना है। डिफाइन अ रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम बता चुके हैं, क्विक सडन एक्शन यूजिंग अ फ्लो चार्ट। ये भी आप जो अभी अभी हमने समझाया वो फ्लो चार्ट आप इसके अंदर बना दो। एक्सप्लेन वाई रिफ्लेक्स आर्क्स आर कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट एंड क्विक रिस्पॉन्स इन सच सिचुएशंस। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे कि क्विक रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग शामिल नहीं होती है, और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है। 24 में आया था बच्चों, 25 में और 6 में नहीं आया। 6 में बस वो आया था जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था, ये 6 में ये आया है, 5 में नहीं आया है, 6 में नहीं आया है, तो 7 में आने के बच्चों चांसेस हैं, पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये बिल्कुल वही जो अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया था, बिल्कुल एज इट इज़ ये वही है। अब आ जाते हैं हम NCERT की रीडिंग पे। देखो बच्चों, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। तो जब भी सडन एक्शन होता है उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज करते हैं रिफ्लेक्स को।
in response to something in the environment. We say, I jumped out of the way of the bus reflexly. Reflexly का मतलब immediately मैं jump कर गया बस से. And I pulled my hand back from the flame reflexly. यानी कि किसी गर्म फ्लेम से मैंने हाथ फटाफट suddenly हटा लिया. I was so hungry, my mouth started watering reflexly. इतना भूखा था कि जो मेरे मुंह के अंदर से फटाफट इमीडिएटली क्या होने लगी, सलाइवा प्रोड्यूस होने लग गई. What exactly do we mean? A common idea in all such examples in that we do something without thinking about it. यानी कि ये सारे एक्शंस कैसे होते हैं, इमीडिएट होते हैं, क्विक होते हैं. तो ये विदाउट थिंकिंग जो है ये एक्शंस हम करते हैं, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस. यानी कि अगर मैंने हाथ हटा लिया गर्म चीज़ से तो सब लोग क्या कहेंगे, ये सोचे बिना हम क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं. भैया हम अपने आप को हार्म नहीं कर सकते. Yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? कैसे अचीव की जा सकती हैं? Let us consider this further. Take one of our example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How would we respond to this? क्या किस तरीके से, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे हम हो, किसी गर्म चीज़ के पास अगर हम उसको लेके जाएंगे तो हम कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? यही ना कि फटाफट हटाओ. ठीक है. One seemingly simple way is to think consciously about the pain. या तो बस पेन के बारे में सोचते रहो कि जल रहा है कॉन्शियसली, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न, या फिर जलने को आप सोचो, या देयरफॉर मूव आवर हैंड, या फिर ये सोचो कि आप अपना हाथ हटा लो. An important question then is how long will it take us to think all this? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगता है ये सब सोचने में कि भाई हटाएं या हाथ को जलने दें या फिर अपने आप को बचा लें. द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. किस पे डिपेंड करता है कि हम कितना क्विक थिंक करते हैं. इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, then thinking is also likely to involve this creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. जैसा कि हमने नर्व इम्पल्स के बारे में जो आगे पढ़ा था, तो उसके अंदर अगर हम सोचें जैसे हमने पहले पढ़ा था तो थिंकिंग उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है. If this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which thinks about before responding to them. यानी कि सारी के सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, हमारे ब्रेन में जा रही है, और थिंकिंग कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारे फोर ब्रेन से जुड़ा हुआ. अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो थिंकिंग अगर हम करें तो सिर्फ एक जो हेड ब्रेन है वही क्या कर रहा है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है. Obviously, in order to receive these signals, the thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various part of the body. यानी कि हमारे माइंड से जितनी भी नर्व्स हैं सारी कनेक्ट होनी चाहिए. Similarly, this part of the brain is to instruct muscle to move. Nerves must carry this signal back to different part of the body. यानी कि अगर ब्रेन थिंकिंग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो ब्रेन जैसा कहेगा वो करने के लिए भी तो नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में फिर जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए. If all of this is to be done when we touch a hot object, we may take enough time for us to get burned. लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो पूरे जो स्टिमुलस है उससे लेकर और माइंड तक जाने में, ब्रेन तक जाने में, प्रोसेसिंग होने में और वापस आने में जितना समय लगेगा उसमें तो हम जल चुके होंगे अगर थिंकिंग इन्वॉल्व होगी. हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? जिसके जो हमने रिफ्लेक्स आर्क एक्शन के बारे में पढ़ा वो ये है. rather than having to think about a sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscle in the simpler way, the process of detecting the signal or the input, the responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is called as reflex arc. यानी कि ये पूरी कहानी ले देकर क्या कह रही है कि इस रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होता है जो क्विक एक्शन देता है. Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and output nerve? The best place of course would be the point where they first meet each other.
नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन बंडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहा कि स्पाइनल कॉर्ड में ही ये सब आकर मिलते हैं। रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट गोज टू द reach out the brain. Of course, reflex arc have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals may very little or none of the complex neural network needed for the thinking. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought of process. कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग इतने इवॉल्व हो गए हैं, हमारा नर्वस सिस्टम इतना इवॉल्व हो गया है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आर्क इतना इवॉल्व हो गया है कि हम अपने आप को हार्म पहुंचाए बिना, वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग में घुसे बिना स्पाइनल कॉर्ड से ही अपना तुरंत एक्शन मांग लेते हैं। हाउएवर, इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम टू एन एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। हालांकि हमारा जो पूरी बॉडी है उसमें न्यूरॉन्स का एक पूरा जाल है, नेटवर्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनके होने के बावजूद भी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा एक्शन है जो कि क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड अवॉइडिंग दैट कॉम्प्लेक्स ब्रेन प्रोसीजर। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा, कंप्लीट किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हम पढ़े थे उसमें हमने अभी उसकी क्या पढ़ी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पढ़ी है, यानी कि न्यूरॉन्स पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें कंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा है, एक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में बच्चों। तो ब्रेन के बारे में पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जाने से पहले अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे आगे के जो लेक्चर्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।